आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर यहां से आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाते हैं तो 4.2 होगा। सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है तो चाहे वो जेई का हो या बोर्ड का हो, सब जगह आप अच्छे से बना सकते हैं। हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाने के बाद सीबीएसई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जेई का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूंगा। पहले मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का 3-4 वीडियो आएगा जिसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट रहेगा और उसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर और जेई का सारा प्रीवियस ईयर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के थ्रू करा दूंगा। चलिए पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द एलिमेंट्स, सॉरी 2 बार एलिमेंट मैंने लिख दिया, एक ही बार होगा। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 rows or columns are equal to 0, sorry, are equal or in same proportional, then the value of determinant will be 0। कहने का मतलब है कि किसी एक डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो का या 2 कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए या नहीं तो प्रोपोर्शनल हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जिससे आपका और अच्छे से क्लियर। कोई डिटर्मिनेंट ए है, इसका वैल्यू मैंने ले लिया ए बी सी डी ई एफ, फिर ए बी सी। देखिए तो 2 रो का वैल्यू, एलिमेंट का वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। अब चलिए एक मैं अपने तरफ से ऐसा ही तो अल्फाबेटिकल है, एक मैं नंबर बेस्ड बना के बताता हूँ। जैसे ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 4 5 6, सेम लिख दिया मैंने। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1। हम क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस 1, फिर रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या होगा 5 6 5 6 माइनस 2, फिर रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 4 6 4 6, फिर प्लस 3, रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 5 4 5। अब देखिए तो 1 इंटू क्या होगा 30 माइनस 30, माइनस 2 इंटू क्या होगा 24 माइनस 24, प्लस 3 इंटू क्या होगा 20 माइनस 20। आप फाइनली सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट 0। मैंने आपको क्या बताया कि जब 2 रो या 2 कॉलम, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे 2 रो है दोनों सेम होने चाहिए, या कहीं पे ऐसा भी हो गया कि 2 कॉलम सेम हो गया तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। आप प्रॉपर्टीज के थ्रू, हमने आपको यहाँ पे जनरली सॉल्व करके भी बता दिया, आप प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व करिएगा, प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्ट लिखिएगा। मैंने यहाँ पे जनरल सॉल्व करके बता दिया जो आपको बेटर एग्जाम्पल की तरह भी मिल गया। हम अब जान गए तो अब हम इतना बनाएंगे नहीं, जैसे ही हम देखेंगे कि 2 रो या 2 कॉलम सेम रहेगा वैल्यू 0। मैंने इसके साथ एक और बात लिखा था, सेम प्रोपोर्शनल। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक ए इज इक्वल टू, सेम प्रोपोर्शनल करने का मतलब ए बी सी 2A 2B 2C, फिर क्या होगा डी ई एफ, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। आप यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लेने के बाद ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी, एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी क्या होगा 0। तो आपको मैंने पहला प्रॉपर्टीज पढ़ाया कि किसी एक डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो का एलिमेंट सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, सेम हो या प्रोपोर्शनल हो। ये केस कोई जरूरत नहीं है कि केवल रो में, कॉलम में भी 2 कॉलम का एलिमेंट सेम हो और प्रोपोर्शनल हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी क्या होगा 0। तो यहां से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। मैंने इसको पूरा सॉल्व करके भी आपको बता दिया। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी ना, और यहाँ पे उसका एग्जांपल। वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज पे, इसको आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और तब फिर दूसरे प्रॉपर्टीज का एग्जांपल हम आपको बताते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। कहने का मतलब है किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे इफ द एलिमेंट्स ऑफ, लिख देते हैं 0 होंगे तो
आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखता हूं, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी, इफ एलिमेंट्स के पहले थोड़ा सा और लिख देते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स of any row or column are 0 then the value of determinant will be 0। तो मैंने अब एग्जांपल यहां देना है, देखो 0 0 0 A B C D E F सारे 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए, मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूं 1 2 3, चलो 1 2 3 की जगह पर 0 0 0 4 5 6 1 2 3। अब आप इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालो, तो 0 क्या होगा 5 6 2 3, फिर क्या होगा -0, आपने पढ़ा है ना साइन, मैंने आपको पढ़ाया प्लस माइनस प्लस, फिर 0 4 6 1 3, फिर 0, फिर क्या होगा 4 5 1 2। अब देखो तो 0 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 वैल्यू क्या मिला फाइनली, तो 0 मिला। इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि अगर किसी रो या किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था कि किसी रो या कॉलम के दो एलिमेंट्स, सॉरी किसी डिटर्मिनेंट के दो एलिमेंट, दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, या मतलब कहने का कि दो रो का या दो कॉलम का एलिमेंट सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा। दूसरी बात मैंने बताया कि किसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स अगर एक रो या एक कॉलम के 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैं एक कॉलम के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता देना है, 0 0 0 D E F 1 2 3, इसके भी वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसको पॉज कीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर दूसरे के बाद तीसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसको नोट करिए, पॉज करिए। हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम्स, एनी टू रो और कॉलम्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय माइनस। देखो नेगेटिव साइन टेक कर लेता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। यहां देखो मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I। ये आपका क्या होता है R1, ये आपका होता है R2, ये होता है आपका R3। मैंने क्या कर दिया कि R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, ठीक है। मैंने मतलब एक इंटरचेंज किया, A इज इक्वल टू, अब R2 कहां चला जाएगा, R1 के जगह पर, तो D E F A B C G H I। R2 जाएगा R1 के जगह पर, R1 कहां आएगा, R2 के जगह पर। मैंने क्या बताया कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, एक इंटरचेंज हुआ, द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, माइनस। क्या हो जाएगा, वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई क्यों होता है, अब आप देखिए, जैसे मैं यहां चला, आपको दिखते हैं कि अगर मैंने एक A लिख दिया, A B C D E F G H I, ठीक है। अब देखो, अब जब इसका हम वैल्यू निकालते थे तो इसका तो को फैक्टर और माइनर को मल्टीप्लाई करते थे, तो इस समय क्या साइन आता था, प्लस माइनस प्लस, और इसका साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस। जब ये इंटरचेंज होगा तो E यहां पे आ जाएगा और E यहां पे चला जाएगा, तो यहां वाला का साइन क्या मिलेगा, D E F A B C G H I। तो जब यहां पे ये आएगा तो इसका पहले से साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस। तो जब यहां पे आएगा, और हम क्या पढ़े हुए फर्स्ट वाले रो का साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसलिए अभी माइनस से मल्टीप्लाई होना होगा, तो इसी कारण से हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए दूसरी बात समझते हैं, हम लोग एक इंटरचेंज करते हैं तो एक निगेटिव साइन लेता है। मैं फिर से एक बार और इंटरचेंज करके बता रहा हूं, अब R2 इंटरचेंज बाय R3। इस बार मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया तो A का वैल्यू क्या होगा, पहले से है आपका D E F, अभी यहां चला जाएगा तो G H I A B C। पहले से तो नेगेटिव साइन था। मैंने आपको क्या बताया
कि एक इंटरचेंज होने पर एक और निगेटिव साइन लगता है, तो फिर एक निगेटिव साइन मिलेगा। तो ये क्या मिल गया आपको, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो DEFGHIABC। अब आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एक इंटरचेंज करते हैं तो हमको निगेटिव साइन मिलेगा, अगर हम दूसरा एक इंटरचेंज यहाँ पे और एक और इंटरचेंज कर दिए तो क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव साइन हो गया। तो अब एक बात समझिए, जब आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करिएगा रो और कॉलम का तो आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा, और जब ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करिएगा तो निगेटिव साइन मिलेगा। जैसे देखिए मैंने एक इंटरचेंज किया तो एक निगेटिव, एक और लिया तो एक और निगेटिव होगा, लेकिन निगेटिव निगेटिव मिलके आपको पॉजिटिव बना दिया। तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टीज था। इसको पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। फिर हम चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है कि कोई अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है समझिए, कि अगर ट्रांसपोज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहले मैट्रिक्स है, यहाँ तक अभी डिटर्मिनेंट नहीं है। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो रो जो है, रो ये बदल जाएगा आपका कॉलम में। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो इज चेंज इनटू देयर करॉस्पॉन्डिंग कॉलम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब डिटर्मिनेंट में कहा जाता है कि अगर आप रो और कॉलम के एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिएगा तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। हम आपको लिख के बता देते हैं, इफ द एलिमेंट ऑफ रो इज चेंज इनटू column, then value of determinant will be not change। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। इसको मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स से कोरिलेट करके बता दिया। तो अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप ऐसा कर देते हैं कि रो को कॉलम में, मैंने लिख दिया ना, द एलिमेंट ऑफ रो इज चेंज इनटू कॉलम। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलम को रो में चेंज कर दे तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। मतलब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोथ आर इक्वल। मैंने आपको क्या बताया कि द एलिमेंट ऑफ रो इज चेंज इनटू कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नॉट चेंज। आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक, चौथी प्रॉपर्टीज थी, इसको यही समझना है। अगर मैट्रिक्स से कोरिलेट करिएगा तो कहने का मतलब हो गया कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है, जो मैंने यहाँ लिखा। अगर आप डिटर्मिनेंट से कोरिलेट करना चाह रहे हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि द एलिमेंट ऑफ रो इज चेंज इनटू कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नॉट चेंज। रो को मैंने किसमें चेंज कर दिया, कॉलम में, लेकिन इससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नॉट चेंज। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस चौथे प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए। पांचवी प्रॉपर्टी कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज आफ्टर द रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम रो कॉलम को आपस में ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो नहीं चेंज होगा। जैसे आपको हम बता रहे हैं, देखिए अगर मैंने कहीं कर दिया, पहले एग्जाम्पल को थोड़ी देख लेते हैं। कोई ये लिया मैंने ABCDEFGHI, ठीक है। अब रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा समझिए। जैसे ये आपका क्या है R1, ये आपका क्या R2, ये आपका क्या R3। अगर मैंने ऐसा कर दिया कि R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए R1 को हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि R1 में हम क्या है R2 को जोड़ रहे हैं। किस कंडीशन में, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करें। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2, मतलब आप R1 में R2 को जोड़ भी सकते हैं, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। अब एक बात देखना चाहिए, यहाँ पे अगर जैसे मान लो हमने
क्या कर दिया, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि R1 टेंस टू R1 प्लस n R2, बस ये n जो होना चाहिए ये नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 0 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, 0 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको रो में बताया, आप कॉलम में देखो, अब देखो मैंने ऐसा भी कर सकता हूं कि यहाँ पे C1 टेंस टू C1 प्लस C3, C1 में C3 को जोड़ दीजिए, C1 में C3 को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस G H प्लस F G प्लस C H B F G F C आपका बन गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा इसको बोलते हैं हम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बोलेंगे रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इससे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, आप R1 में R2 को जोड़ सकते हैं, C1 में C3 को जोड़ सकते हैं, C1 में C3 घटा सकते हैं। अब देखिए लेकिन एक बार में कितना को कर सकते हैं, तो देखिए यहां समझा रहे हैं आपको, एट वन टाइम n-1 रो एंड कॉलम्स आर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए n-1, अब देखिए यहां पे कितना है आपका 3 रो है, तो आप n-1 यहां लिख दे रहे हैं, n इज ऑर्डर। देखिए तो अब यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम एक बार में हम 3-1 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 रो कॉलम को एक बार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक बार कर देना है, जैसे यहीं पे देखो मैंने एक बार क्या किया, C1 टेंस टू C1 प्लस C3 किया। हमको साथ में मन करता कि नहीं हम C2 टेंस टू C2 प्लस C3 भी करेंगे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार में 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसका ऑर्डर 3x3 का था एज ए मैट्रिक्स, तो इसमें कितना हो सकता है, तो 3-1 2 होगा, और तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ आप कर सकते हैं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप अगर C2 में C3 जोड़ते तो क्या होता, H प्लस G मिलता, B प्लस F प्लस C मिलता, और फिर थर्ड वाला रो वैसा ही वैसा आ जाता। तो ये आपको 5वां प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं, छठा प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम आपको कुछ एडिशनल बात बताएंगे, जो डिटरमिनेंट के कुछ एडिशनल बातें हैं जो काफी इंपोर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ जेई का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हम रो को कॉलम के साथ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, किसी चीज से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 5वां प्रॉपर्टीज का था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। छठा प्रॉपर्टीज देखना है, इसमें मैं आपको वर्ड कुछ नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा। देखो जैसे आपका a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, D E F G H I, तो इसको आप आसानी से तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक जगह मैंने तोड़ दिया A B C D E F G H I, दूसरी जगह मैं क्या तोड़ूंगा X Y Z D E F G H I, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 था, सम के फॉर्मेट में ऐड था, तो इसको मैंने एक साथ कर दिया। जैसे देखिए a प्लस एक्स था, तो a b c, x वाले को जब इसके जगह पर दिया x y z, तो d e f g h i ऐसा छोड़ दिया। अब कहिए कि सर अगर इसमें भी प्लस रहेगा तो तोड़ सकते नहीं, एक साथ एक ही रो को तोड़ सकते। जैसे अगर मान लीजिए एज एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, यहाँ पे d प्लस अल्फा, e प्लस बीटा और c प्लस गामा था, फिर क्या होगा यहाँ पे G H I। अगर आप ऐसा तोड़ना चाहें तो A B C D E F G H I प्लस आप ऐसा अगर तोड़ना चाह रहे हैं X Y Z अल्फा बीटा गामा D H I, तो ये आपका गलत एंड नहीं हो सकता है। ये आप अगर ऐसा तोड़ रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं तोड़ेंगे। आप एक ही रो को एक बार में तोड़ सकते हैं, जो मैंने एक रो को एक बार तोड़ दिया। ये छठी प्रॉपर्टीज है, पॉज करिए और इसको नोट करिए। इसके बाद हम आपको बहुत सारा एडिशनल बात बताएंगे जो मैट्रिक्स का कुछ बेसिक नॉलेज देकर, जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को कोरिलेट करता होगा। ऐसे प्रॉपर्टीज ही उसको समझेंगे हम लोग
तो पॉज द वीडियो, नोट इट। इसके बाद वो सब नोट करने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको पॉज करके नोट करिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, जैसे अगर कहीं पे ऐसा हो ए बी का आपसे डिटर्मिनेंट पूछा जाए, ए बी, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होके अगर आपसे डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो इसका वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट इंटू बी के डिटर्मिनेंट के बराबर है, वेयर यहां लिख दे रहे हैं हम ए एंड बी आर मैट्रिक्स, आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये आपका सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट इंटू बी के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तीसरा बात देखिए, अगर आपसे ए इनवर्स, ए कोई मैट्रिक्स है उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट डिमांड करे तो आपका ए के 1/a के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका के ए का डिटर्मिनेंट, के कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n होगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड k इज एनी नॉन जीरोज। अब कोई k किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक मैट्रिक्स बना, अब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब भी आपको मांगे तो आप क्या करिएगा, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पॉज करिए और इसको नोट करिए। इसके बाद हम कुछ और बातें चलते हैं, रुक जाइए अभी, पॉज नहीं करिए। एक बात और यहाँ से लीजिए, अगर देखिए कहीं पे ए बी इक्वल टू 0 कह रहा है, ए बी कोई मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जा रहा है, देन आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। अगर किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है तो उसमें किसी एक के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 जरूर होगा। या जैसे मान लो आपका ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 होगा। तो ये आपके चार बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसको पॉज कीजिए, नोट करिए। इसके बाद हम आपको चलते हैं, पहले कुछ छोटा आसान सा क्वेश्चन चलेंगे, फिर उसके बाद कुछ भारी भारी क्वेश्चन चलेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का 4.2 बनेगा आपसे। अब प्रॉपर्टीज आपने पढ़ लिया, लेकिन आप इस टॉपिक का अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कितना भी तरीके से अच्छे से प्रॉपर्टी जान रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब तक आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से नहीं आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। दूसरा कोई तरीका नहीं, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं। आप देखो, जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन बता, 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी, इसका वैल्यू आपको बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज को यूज करके बताना है। अच्छा देखिए, अब हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि C2 टेंस टू C3 प्लस C2। C3 में हमने C2 जोड़ दिया, अब क्यों जोड़े आगे पता चल जाएगा। तो फिर सर हम ऐसे ही जोड़ जोड़ के आगे पता करते रहेंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चन बताने के बाद आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए, तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए प्लस बी, पहले से बी प्लस सी था, ए जुटेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें जुटेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें जुटेगा तो ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से आपका देखिए, तो ये वाला जो रो है वो आइडेंटिकल हो गया, सारे एलिमेंट सेम है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। एक बात समझिएगा, आप मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में केवल एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेना है। चलिए देखते हैं, जब आप कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल गया कॉमन, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। देखिए, तो दो रो का वैल्यू क्या आइडेंटिकल है,
दोनों 1 1 1 और 1 1 1। मैंने क्या बताया था कि जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो आप वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बोलिएगा, 0। तो आपका क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, मतलब फाइनली आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, 0। तो पॉज करिए और इसको नोट करिए। देखिए नोट करने का तरीका ही नहीं कि सीधे नोट करते चले गए। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आपने एक बार इसको देखा, अब बना के देखेंगे। अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैंने जिस समय पहले ही क्वेश्चन लिखा था उस समय ही आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको पहले बना लीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। इसमें थोड़ा सा लीक से हटके, इसमें हम थोड़ा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड यूजिंग प्रॉपर्टीज वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब ओमेगा के बारे में एक बात जानते हैं, जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रहेगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चलिए तो अब हमको बस एक बात पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ऐसा आपका ए का डिटरमिनेंट। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि सारे रो या सारे कॉलम में किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाए और उसका वैल्यू हम 0 लिख दे। एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल भी क्या होगा, 0। देखिए तो हम क्या करिए, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मैंने कर दिया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जोड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। हमने आपका इसका वैल्यू क्या बताया था कि दिस वैल्यूज आर 0। तो इसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर 1 0 1 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए तो सारा एलिमेंट्स क्या हो गया आपका, एक रो का 0 हो गया, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और कोशिश करिए क्वेश्चन देखिए खुद से बनाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ए बी सी a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x y z। इसका वैल्यू निकालना यूजिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा इसको हम आप बताए हैं, सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टीज की अलग अलग लिख सकते हैं, a b c x y z प्लस इसको मैंने तोड़ दिया। एक मैंने बताया था ना कि एक रो या एक कॉलम को तोड़ सकते हैं, a b c 2x 2y 2z x y z। अब देखिए तो हमने क्या बोला था कि अगर एक रो आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। मैंने क्या बोला था कि जब दो रो प्रोपोर्शनल हो जाए, देखिए प्रोपोर्शनल है 2:1 2:1 और 2:1, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। देखिए a b c, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, x y z। देखिए दोनों सेम हो गया, तो इसका भी 0 प्लस 0 फाइनली क्या मिला, 0। अब देखिए आपको क्या करना है कि 4.2 का आपको वर्कआउट एंड एक्सरसाइज एंड वर्कआउट एग्जाम्पल जो भी करो आप दोनों बनाना है, अटेम्प्ट करना है। आप बनाइए, इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर बोलिएगा, मैं बताऊंगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना। अगर सीबीएसई का ज्यादा भारी होने लगेगा आप लोगों के लिए, मुझे लगेगा, तो मैं थोड़ा सा उससे मॉडरेट लेवल का चालू करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम वाले वीडियो में आपसे, ठीक है। बाय।